वेलकम बैक अगेन मिस्टर कौशल गुप्ता यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जैसे हम देख रहे थे क्लास A1 की केमिस्ट्री में चैप्टर फर्स्ट से अपना स्टार्ट हुआ रहा, टोटल बेसिक से अपन देख रहे थे। तो हमने अभी तक क्या क्या देख चुका था, रसायन शास्त्र क्या होता है या केमिस्ट्री क्या होती है, कुछ अभिकर्मक के बारे में जानकारी लिए थे और चैप्टर का नाम से ही पता चल रहा है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। मतलब जब 18वीं सदी में जो रसायन शास्त्र थी या जो केमिस्ट्री थी, इसमें कौन कौन सी अवधारणाएं या अवधारणाएं को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सेप्ट, तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए गए, कौन कौन से नए कॉन्सेप्ट आए और कॉन्सेप्ट को कैसे बनाया, किस साइंटिस्ट ने दिया। तो इस अध्याय में कुछ 5 कॉन्सेप्ट हैं, अवधारणाएं हैं। यहाँ तक कि हमने ये भी देखा था कि रसायन विज्ञान क्या होती है, अणु और परमाणु का रूपांतरण, अणु और परमाणु की संरचना, अणु और परमाणुओं का संयोजन, ये सब चीज हमने कुछ देखा था टिप्पणी में। फिर साथ में हमने देखा था कि हम दैनिक जीवन में कैसे यूज करते हैं रसायन को या केमिकल्स को। तो हमने देखा था कि H2O जैसे होता है जल, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, फिर होता है बहुत सारी केमिकल्स में। फिर हमने कुछ वर्णन करते हुए इसके बाद पढ़ा था पदार्थ। तो पदार्थ के बारे में देखा था, तो जिनका कुछ द्रव्यमान हो और आयतन घेरते हो, हमने ये देख चुका था। तो कोई भी वस्तु है उसका द्रव्यमान होता है और वो आयतन घेरती है, वो पदार्थ कहलाती है। साथ ही हमने ये भी देखा था कि पदार्थ को कितनी अवस्था हो सकती है। तो पदार्थ को हमने देखा था ठोस, द्रव, गैस। लेकिन ठोस, द्रव, गैस अभी हम मान रहे हैं, कॉन्सेप्ट अभी मान रहे हैं, लेकिन उस समय जो पदार्थ का वर्गीकरण किया गया था 2 प्रकार से किया गया था। कौन कौन से थे? पहला शुद्ध, पहला कौन सा? शुद्ध, और दूसरा अशुद्ध। तो शुद्ध फॉर्म में क्या हुए थे? पहला हुआ था तत्व और दूसरा था यौगिक। और अशुद्ध में भी 2 हुए थे, जिनका पहला था समांगी और दूसरा विषमांगी, या अशुद्ध को हम मिश्रण भी कह सकते हैं। हमने फिर पदार्थ देखा। फिर कोई सी भी एक अवस्था हो या पदार्थ हो, उसके 2 गुणधर्म हो सकते हैं, वो अपने 2 गुणधर्म प्रेजेंट करेगी। एक तो ऐसे देख सकते हैं या उसको नाप सकते हैं बिना उसकी अवस्था में परिवर्तन किए बिना, मतलब हम उसको कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे, फिजिकली उसका कुछ जैसा है वैसे रहने देंगे। जैसे कोई एक टेबल, हमने कल एग्जांपल लिया था, तो टेबल को हम कोई चेंज नहीं करेंगे, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये हमने उसको देखा था। फिर हमने भौतिक गुणधर्म देखे। फिर हमने बात की थी रासायनिक गुणधर्म। जैसे जल होता है तो जल का परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, भार, घनत्व, आयतन, ये हमने देखा। ये किस में आ जाएंगी? फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक गुणधर्म। फिर उसके रासायनिक गुणधर्म हो जाएंगे। तो रासायनिक गुणधर्म कैसे? या जैसे जल में NaCl को घोलने पर, जल में ग्लूकोज को घोलने पर, जैसे ग्लूकोज का आपको फॉर्मूला मालूम होगा C6H12O6, कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं ग्लूकोज के एक अणु में। तो घोलने पर ग्लूकोज क्या हो जाता है? पूर्ण रूप से विलय हो जाता है। तो ये क्या होगा? समांगी मिश्रण होगा। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। इसलिए हम जल और ग्लूकोज दोनों की अवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं, केमिकल में चेंजिंग आ रही है। जैसे जल था उस समय, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी थी या जो उसके गुणधर्म थे, वो ग्लूकोज का या जल और ग्लूकोज का विलयन बनने के पश्चात उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, केमिकल प्रॉपर्टीज या गुणधर्म चेंज हो जाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? केमिकल प्रॉपर्टी। कुछ फिर हमने लास्ट में देखा था कुछ एक MCQ देखे थे, तो आज हम वही MCQ स्टार्ट करेंगे। साथ ही हमने देखा था भौतिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्म में हमने मापन भी देखा था। मापन मतलब मापने के लिए जो हम यूज करते हैं। तो हमने ये भी देखा कि किसी चीज को हम मापते हैं तो एग्जैक्ट पूरा नहीं माप सकते, बिल्कुल शुद्ध शुद्ध मापन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हल्का सा हल्का कुछ त्रुटि आ जाती है, त्रुटि आ जाती है तो परिशुद्धता और यथार्थ मान अपने को नहीं मिल पाती वस्तु में। तो फिर हमने इसमें क्या दिखा रहा? मापन में अनिश्चितता दिखी रही। क्या देखी थी? मापन में अनिश्चितता। फिर उसी में हमने देखा था वैज्ञानिक संकेतन। क्या देखे थे? अनिश्चितता को कम करने के लिए, या कोई इलेक्ट्रॉन में एक आवेश है, क्या है?
कोई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, तो इलेक्ट्रॉन में बहुत कम द्रव्यमान होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, जैसे अपन देखते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.6 10⁻⁻27 किलोग्राम में होता है। क्या होता है? किलोग्राम में होता है। तो ये जो मास होता है, तो ये बहुत एक छोटी यूनिट है, मतलब 10⁻⁻27, ये क्या है? बहुत 1.67, 6 के बाद 7 भी लिख सकते हैं आप, 10⁻⁻27। तो जो ये प्रोटॉन का मास होता है, ये देखिए कितनी छोटी यूनिट है। तो वैज्ञानिक संकेतन में हमने समझा था कि n इंटू 10⁻n के रूप में वैज्ञानिक संकेतन में अपन उपयोग करेंगे। यहां तक देखा था। फिर इसके बाद हमने देखा था सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर। तो सार्थक अंक में हमने ये देखा था कि सार्थक अंक क्या होते हैं, मतलब जो दशमलव के पहले जो शून्य होते हैं या जो संख्या के पूर्व शून्य होते हैं, वो सार्थक नहीं होते। लेकिन जो दो गैर संख्या, मतलब जैसे 5 और 3 के बीच में यदि 2 जीरो है, तो वो सार्थक अंक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? 5 और 3 के बीच में यदि ये 2 जीरो है, तो ये क्या कहलाएंगे? सार्थक अंक। क्या? तो सार्थक अंक किसमें हो जाएंगे? 1, 2, 3 और 4। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी इसमें, या 4 सार्थक। लेकिन यही को अपन ऐसे लिख दे 0053 लिखे, तो इसमें 4 सार्थक अंक नहीं होंगे। क्या? ये 2 शून्य नहीं गिने जाएंगे, या गैर शून्य अंक बस गिने जाएंगे। तो 2 सार्थक अंक होंगे। क्या होंगे? 2 सार्थक अंक, या 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें अपने को कोई दिक्कत की बात नहीं थी, है ना? इसमें अपने को कोई दिक्कत की बात नहीं थी। देखिए, जो भी किसी के डाउट्स हैं कल की क्लास को लेके, या जो एमसीक्यू को सॉल्व किए थे, आप कमेंट कर सकते हैं। 11th की केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल टोटल चल रहा है। अभी इसमें आप 10th के बाद रिन्यू है, बिल्कुल 11th में आपको केमिस्ट्री पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो अभी टोटल बेसिक से ही स्टार्ट है। तो ये टोटल मापन के अंदर अनिश्चितता आ रही थी, उसके लिए अपन 2 पढ़ चुके थे, वैज्ञानिक संकेतन, दूसरा सार्थकता। फिर हमने ये देखा था कुछ के जो होते हैं सार्थकता के नियम पढ़े थे। तो नियम में यही 2 पढ़े थे, पॉइंट, यदि गैर शून्य अंक है या शून्य अंक है, तो ये। अब चलिए हम कुछ जो पढ़े हैं इनके एमसीक्यू और नोट्स को देखेंगे। तो पाठचर्या के ऐप के थ्रू हम दिखेंगे कि क्या इसकी नोट्स है। जैसे हमको एक माइंड में होना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, दूसरा उसको रिटन ट्रिक अच्छी होनी चाहिए, इसलिए हमको स्कोर भी करना है और कॉन्सेप्ट भी समझना है। तो देखिए, उसके कुछ मैं आपको नोट्स डिस्प्ले करूंगा प्रोजेक्टर बेस, और उसके कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। चलिए आइए करते हैं। तो अभी हम एमसीक्यू देखेंगे और साथ में नोट्स देखेंगे। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा परिचय रसायन विज्ञान क्या है। परिचय मतलब अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ओनली। क्या है? इंट्रोडक्शन। तो परिचय रसायन विज्ञान का परिचय है। तो देख रहे हैं आप, रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान क्या है? विज्ञान के अंदर बहुत सारी शाखाएं। क्या है? विज्ञान के अंदर बहुत बड़ी शाखा है, बहुत सारी शाखाएं हैं। जैसे खगोल शास्त्र है, भूशास्त्र है। भूशास्त्र मतलब जिनमें जमीन के बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर जैसे क्या है, फिजिक्स है, ये भी विज्ञान की एक शाखा है। तो इसके अंदर जैसे एक केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री क्या है? विज्ञान की वह शाखा, मतलब विज्ञान के अंदर वह शाखा जिसमें हम अणु की संरचना, संयोजन और गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए प्यारो बच्चों, इसमें अणु की बात कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, एक ऑक्सीजन का एक है। ऑक्सीजन क्या है? ओ केवल ऑक्सीजन क्या है? एक परमाणु है। क्या है? ऑक्सीजन क्या है? एक परमाणु। लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। क्या? ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, ये केवल अणु बन के ही स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर एक अपना अणु बनाते हैं, O2। क्या? ऑक्सीजन गैस, O2 जो पूरे विद्यमान है। तो हमने क्या देखा? अणु की संरचना, मतलब ऑक्सीजन की संरचना कैसी होगी? तो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, आपको मालूम होगा। तो इनके बीच में डबल बॉन्ड और ऐसी संरचना होती है। तो संरचना, संयोजन, संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन। हम इसको किससे क्रिया करा रहे हैं? यदि जल से क्रिया करा रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन को O2 को हम जल से क्रिया करा रहे हैं, ऑक्सीजन को H2O, तो यहां से तो क्या बनेगा? जल
H2O जल बनेगा। अब इसको अभी रिएक्शन संतुलित नहीं किए हैं, संतुलित करना चाहेंगे तो यहां से कर सकते हैं, ये हो जाएगा, ये संतुलित हो गई अपनी रिएक्शन। क्या हो गई, ये संतुलित हो गई। तो देखिए हाइड्रोजन की यहाँ कितने आइटम हो गए, 2 दूनी 4, तो यहाँ क्या हो जाएंगे 2 दूनी 4, और ऑक्सीजन के कितने आइटम है 2, है ना। अब इधर भी ऑक्सीजन के आइटम 2, तो ये समीकरण संतुलित कर दिए। तो हमने क्या देखा, संरचना, ऑक्सीजन की कैसी संरचना होगी। दूसरा संयोजन, क्या हो गया संयोजन, कॉम्बिनेशन कैसे रहेगा, मतलब ये किसी से क्रिया कर रहा है, संयोजन कर रहा है किसी से। ऑक्सीजन का मैं भी हाइड्रोजन से लिया हूं, इसको अमोनिया से भी ले सकते हैं, जल से भी ले सकते हैं, NH4Cl से ले सकते हैं। तो जितनी सारी केमिकल्स हैं उनके साथ हम क्रिया करा सकते हैं। फिर गुणों के बारे में क्या, देखिए जब गुण की बात कर रहे हैं तो गुण में दोनों गुण आ जाएंगे, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम अणु के संरचना, संयोजन और गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, रसायन शास्त्र कहलाता है या कहलाती है। तो देखिए रसायन शास्त्र क्या है आप समझ गए, मतलब ये डिफिनेशन हो गई। किस लिए, देखिए हमको लिखने में भी कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग कन्हैया कुमार, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप जो देख रहे हैं तो आपको देखिए कुछ हमने बताया कॉन्सेप्ट, और ये देखिए जो बेसिक है, टोटल अभी बेसिक ही स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं पाठचर्या के ऐप से हमने नोट्स डिस्प्ले की है और उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। आप ये नोट्स को कॉपी भी कर सकते हैं, पाठचर्या ऐप पे जाके डाउनलोड करिए, और क्लास 11th की नोट्स आप केमिस्ट्री की देख लीजिएगा। फिर उसके बाद देखा हमने कई वैज्ञानिकों के नाम देखे। तो देखिए कई वैज्ञानिक लोग ने, जैसे गणित के बारे में कई वैज्ञानिक बोलते हैं अपने बारे में, जैसे आर्यभट्ट गणितज्ञ हुए, भास्कराचार्य, शुक्राचार्य जैसे बहुत सारे गणितज्ञ थे। तो उन्होंने अपने गणित के बारे में व्याख्या की। तो हम रोल्ड हॉफमैन के अनुसार देखते हैं रसायन शास्त्र को क्या बोलते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, ये अणु और उनकी आणविक रूपांतरण का अध्ययन है। देखिए एक लाइन में उन्होंने पूरी केमिस्ट्री की व्याख्या कर दी। क्या कर दी, सिंगल लाइन पूरी केमिस्ट्री की व्याख्या कर दी। मतलब ये अणु, देखिए ये अणु मतलब कोई भी आइटम हो गया। अब देखिए अणु बात कर लिए तो मतलब उसके अंदर परमाणु की भी बात हो जाएगी। यदि हमने अणु बोल दिया तो उसकी परमाणु की भी बात होगी और अणु की बात होगी। किस लिए, अणु परमाणु से मिलकर बनता है। क्या, अणु परमाणु से मिलकर बनता है। और उनके आणविक रूपांतरण, क्या हो गया आणविक रूपांतरण। देखिए एक ऑक्सीजन अणु है, क्या है ये, ऑक्सीजन O2 एक अणु है। इसी के साथ यदि हाइड्रोजन ले रहे हैं अपन तो H2O बन रहा है। क्या बन रहा है, जल के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो देखिए आणविक रूपांतरण, तो देखिए हाइड्रोजन का एक अणु हुआ, एक ऑक्सीजन का क्या हुआ, हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, वैसे समीकरण को संतुलित करने के लिए बनाया। तो देखिए हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का एक अणु मिलके जल के 2 अणु बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, जल के 2 अणु बना रहे हैं। आपको दिख ही रहा होगा यहाँ जल के 2 अणु हैं। तो क्या है, आणविक रूपांतरण का अध्ययन करती। तो मतलब केमिस्ट्री वह शाखा है जिसमें ये अणु और उनके आणविक रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। ये किसने कहा, रोल्ड हॉफमैन ने। क्या, रोल्ड हॉफमैन ने कहा। फिर चलिए इसके आगे देखते हैं। अभी तक किसी को डाउट्स हो या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो आप बोल सकते हैं, पूरे आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। डाउनलोड किए सर, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, आपने कन्हैया कुमार ने डाउनलोड किया है। तो देखिए पाठचर्या ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको बेसिक फर्स्ट से लेके 12th तक के टोटल अपने पाठचर्या ऐप पे कॉन्सेप्ट हैं, पूरी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं वहां से, और आपको एक्सप्लेन भी किया जा रहा है तो आप देख रहे हैं। फिर देखिए आपने क्या देखा, रसायन विज्ञान की परिभाषा। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, दैनिक जीवन में हमारे पास सभी जगह रसायन है। किसी देखिए जो चीज को पढ़ रहे हैं वो चीज को हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो कितना अच्छा समझ में आएगा। इसलिए केमिस्ट्री जो ऐसा है एक्सपेरिमेंटल बेस है। क्या है, इसको सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर इसको कॉपी में लिखा जाता है या बुक में लिखा जाता है। अब यदि प्रयोग के रूप में यदि सिद्ध नहीं होता तो फिर उसको बुक में नहीं लिखा जाता। मतलब जो हम पढ़ रहे हैं आणविक रूपांतरण और ये सब चीज, इसको माइक्रोस्कोप, स्टेथोस्कोप, ये सब चीजों के द्वारा देखा जा चुका है। तो देखिए रसायन विज्ञान का महत्व। तो देखिए रसायन विज्ञान से अपन क्या क्या कर सकते हैं,
कृषि में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। जैसे आपको मालूम होगा यूरिया, यूरिया क्या होता है? रासायनिक उर्वरक है। क्या है? रासायनिक उर्वरक है। आपको मालूम है यूरिया का फॉर्मूला? मेरे प्यारे बच्चों, आपको यूरिया का फॉर्मूला मालूम है क्या? देखिए आज ओके ओके, डाउट नहीं है, वेरी गुड, ठीक है। मैं आपको यूरिया का फॉर्मूला बताता हूं। तो देखिए NH2CONH2, ये क्या होता है? यूरिया का फॉर्मूला होता है। क्या होता है ये? यूरिया, या लिख सकते हैं यूरिया। देखिए तो क्या होता है? NH2CONH2, ये क्या होता है? यूरिया का फॉर्मूला। तो आपको मालूम होना चाहिए यूरिया जितनी भी खेती किसानी, किस लिए आप जानते होंगे, भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है। क्या है? कृषि प्रधान देश है। खेती में आश्रित है। यहाँ की 80% की जो जनसंख्या है कृषि पे आधारित है। तो देखिए कुछ भी फसल उगाने के लिए उसमें कीट ना पड़े या कुछ भी खरपतवार ना हो, तो उसके लिए रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया जाता है। फसल को और अच्छी उपयोगी बनाने के लिए तो रासायनिक उर्वरक, एक एग्जाम्पल के थ्रू ले रहे हैं अपन यूरिया। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, नाइट्रेट पाइट्रेट होते हैं, सल्फेट भी होते हैं, और कुछ जैविक उर्वरक भी होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं केचुए से जैविक उर्वरक बनाई जाती है, गोबर गैस से। हाँ, फिर खाद्य संरक्षण के उपयोग में क्या हो गया? खाद्य संरक्षण के उपयोग में मैं आपको ये बता दूं, क्या आप जो डेली चिप्स खाते हैं, चिप्स का पैकेट जो लेग्स से लिखा रहता है, लेग्स में वो एक खाद्य है। क्या है? लेकिन वो 6 महीने तक की उसकी एक्सपायरी डेट होती है। यदि आज पैकिंग हुई है तो 6 महीने तक वो खाद्य मतलब एक्सपायरी नहीं होता, खराब नहीं होता। अब जबकि वो एक किससे बनी होती है? पोटैटो या आलू से बना होता है। क्या होता है? आलू से बना होता है। ऐसा क्यों? सभी के मन में क्वेश्चन आएगा, यदि आज हम चावल पका रहे हैं तो चावल शाम या कल तक में बिल्कुल खराब हो जाएगा, लेकिन वो आलू क्यों खराब नहीं होती? आलू की बनी हुई चिप्स, यदि खाद्य पदार्थ आप समझ रहे हैं, खाद्य मतलब जिनको हम भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं, खाद्य पदार्थ मैगी के रूप में, तो ये चीज खराब क्यों नहीं होती? तो मैं आपको चिप्स के बारे में लेके चलता हूँ एग्जाम्पल। तो जो चिप्स होती हैं, चिप्स के अंदर जो पैकेट होती है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। क्या होती है? अक्रिय नाइट्रोजन। किस लिए? ये क्रिया नहीं करती। और नाइट्रोजन गैस N2 गैस, आपको मालूम हुआ नाइट्रोजन। अब देखिए ये भी क्या है? एक अणु है। अब हम पढ़ ही चुके हैं कि अणु, परमाणु और ये सब चीज का भौतिक रासायनिक परिवर्तन, गुण रूपांतरण का अध्ययन है, संयोजन। तो देखिए N2 क्या होती है? गैस चिप्स में भरी होती है। क्या होती है? गैस चिप्स के पैकेट में होती है, पैकेट में होती है। तो देखिए जो भी आप चिप्स खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, तो उनके जो पैकेट में जो गैस भरी होती है वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन गैस, जो ज्वलनशील नहीं होती। ये क्या? नाइट्रोजन गैस ज्वलनशील नहीं होती। आपको बेसिक चीज मालूम होना चाहिए। तो देखिए आप देख रहे हैं ये तो नाइट्रोजन गैस, तो अपना ये हुआ। फिर इसके बाद पढ़ते हैं और आगे। फिर उसके बाद हो गया औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए औषधि, आपको मैं बता दूं, औषधि मीन्स मेडिसिन। जो आप मेडिसिन ले रहे हैं, कैप्सूल ले रहे हैं। देखिए पहले भी, आज से 1000 साल पहले, करोड़ 1000 साल पहले, बहुत पहले, उस समय श्रुत, सुत, चरक, ये जैसे बहुत सारे हमारे रसायनज्ञ थे जो पहले औषधि का उपयोग करते थे। पहले बुखार इंसान को आती थी, महामारी भी आती थी, आपको मालूम होना चाहिए। तो उस समय भी केमिकल्स का यूज किया जाता था। आजकल देखिए खाद्य पदार्थ और औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जैसे पेनिसिलिन, पैरासीटामोल। इनमें क्या होते हैं? बहुत सारे रसायन का यूज किया जाता है, कार्बन के, नाइट्रोजन के, बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। तो ये औषधि के रूप में हो गया। दूसरा कीटाणु के रूप में, क्या हो गया? कीटाणु के रूप में। अब देखिए घर में आपको मैं एक चीज याद दिलाता हूं, कीटाणु के रूप में या कीटाणु के नाशक के रूप में। क्या हो गया? कीटाणु नाशक के रूप में। तो आप जानते होंगे घर में यदि पोछा लगाए जाते हैं तो उसमें फिनाइल का यूज किया जाता है। क्या? फिनॉल, फिनॉल, फिनॉल का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? फिनॉल का उपयोग किया जाता है। फिनॉल की आप स्ट्रक्चर जानते हैं क्या? उसमें कार्बन होता है और हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। मैं आपको दिखा देते हैं, ये बेंजीन है,
बेंजीन में यदि OH ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको फिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनॉल। इसको ऐसे आप बीच में सर्कल बना देंगे तो क्या हो जाएगा? ये बेंजीन हो जाएगा। इसकी केमिकल फॉर्मूला होता है C6H5OH। केमिकल फॉर्मूला। तो आप जान रहे हैं फिनॉल का उपयोग कहां करते हैं? घर में पोछा के रूप में करते हैं। क्या करते हैं? तो देखिए C6H5OH क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका फिनॉल के रूप में। हाँ, नाइट्रोजन गैस होता है, बिल्कुल सही है ना। और क्या पूछ रहे हैं सर? सॉइल कौन सा मिश्रण है? देखिए सॉइल कैसा मिश्रण है? सॉइल देखिए होमोजीनियस होगा। क्या होगा? समांगी मिश्रण है। क्या होगा? समांगी मिश्रण। जैसे जो भूमि की परपटी में जो भी मिट्टी पाई जाती है वो क्या होती है? समांगी मिश्रण। मैं आपको ये बता देता हूँ और समझने के लिए। तो देखिए भू परपटी में बहुत सारी तत्व पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन। तो देखिए यदि हमको इसको पृथक करना है भू परपटी से, तो पृथक करने में हमको दिक्कत जाती है। हम छान के बिल्कुल आसानी से पृथक नहीं कर सकते। हमको इसमें विद्युत अपघटन, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया लगानी पड़ती है। तो क्या है? होमोजीनियस या समांगी। क्या है? होमोजीनियस या समांगी, इसलिए वो मिश्रित हो जाती है। अब देखिए इसके बाद हम देखेंगे, आपको समझ में आ गया होगा सॉइल कौन सा मिश्रण है? होमोजीनियस। अब देखिए अब इसके बाद देखेंगे कीटाणुनाशक के रूप में आप फिनॉल का देख लिए। फिर दूसरा फिनेप्थेलिन, आप जानते होंगे फिनेप्थेलिन जो एक व्हाइट कलर की बॉल्स होती है, कपड़े के अंदर रखी जाती है। यदि हमारे कपड़े बहुत दिन तक रखे हो गए तो फंगस नमी के कारण लग जाते हैं। आपको मालूम होगा जैसे ब्रेड रखी रहती है तो ब्रेड में फंगस लग जाते हैं, ब्लैक फंगस। तो वैसे कपड़ों में फंगस ना लगे या कपड़ों में नमी के कारण कोई फंगस ना लगे, इसलिए फिनोप्थेलिन व्हाइट कलर की बॉल का उपयोग करते हैं। तो वो भी क्या है? एक कीटाणुनाशक है। क्या है वो? कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जा रहा है। फिर दूसरा देखेंगे पर्यावरण को बचाने के लिए। क्या हो गया? पर्यावरण को बचाने के लिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ओजोन परत है जो, क्या है? ओजोन परत है, लेयर है जो ओजोन या O3 गैस के कारण जो लेयर बनी है, ओजोन परत। ओजोन परत, ओजोन परत में क्या हो गया? छिद्र हो गया है। क्या हो गया है? छिद्र। इसको छिद्र यदि नहीं भरा गया तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा होता जाएगा और परावैंगनी किरणें डायरेक्ट पृथ्वी तक पहुंचेंगी और भारी मात्रा में नुकसान हो सकता है, जीव जंतुओं और प्राणी जगत को नुकसान हो सकता है। तो ओजोन परत को, छिद्र को रिकवर करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स और कंपाउंड बनाए गए हैं। क्या? और उनकी टेस्टिंग भी हो गई है। तो देखिए पर्यावरण को बचाने के लिए भी उपयोग किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? पर्यावरण को बचाने के लिए। दूसरा आप देखो, बहुत ठंडे प्रदेश होते हैं। क्या होते हैं? ठंडे प्रदेश में गरम जैसे गर्मी वाले माहौल होते हैं, वहां की सब्जी भाजी और ये सब चीज वहां उगाई नहीं जा सकती। तो वहां ग्रीन हाउस का प्रभाव का उपयोग किया जाता है। आपको मालूम होगा ग्रीन हाउस में गैसें यूज की जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें। फिर दूसरा देखते हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए हमने देखा। फिर दूसरा देखते हैं, रसायन ने निर्मित उर्वरक, क्षार, एसिड, लवण, रंजक, पॉलीमर, ड्रग्स, साबुन, डिटर्जेंट, धातु मिश्र और अन्य अकार्बनिक और अकार्बनिक रसायन महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। तो देखिए रसायन से क्या क्या निर्मित हो सकते हैं? रसायन मीन्स आपको मालूम होना चाहिए केमिकल। क्या होना चाहिए? केमिकल। क्या होते हैं? रसायन मीन्स क्या होता है? केमिकल, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? रसायन। जैसे मैं लेता हूं H2O, एक क्या है? एक रसायन है। H2O जो जल है एक क्या है? रसायन है। NaCl क्या है? एक रसायन है। H2SO4 ये क्या है? रसायन। केमिस्ट्री के अंदर ये क्या है? रसायन, केमिकल्स है। तो देखिए रसायन से निर्मित उर्वरक, रसायन से क्या क्या होते हैं? निर्मित किए जा सकते हैं रसायन से जितने। तो देखिए उर्वरकों, क्षार आपको मालूम होना चाहिए। देखिए मैं आपको क्षार के कुछ बताता हूं। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो गया? NaOH ये क्या है? क्षार है। क्या है? ये एक क्षार है। CH3COH,
बहुत सारे। मैं आपको एक अम्ल बताता हूं, अम्ल के कुछ बताता हूं, HCl, H2SO4। आपको विजुअल हो रहे हैं ना ये बोर्ड में, देखिए आपको बोर्ड में विजुअल हो रही है ये सब चीजें। यदि कोई आपको डाउट्स जाए तो आप बोल सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो ये क्या है, H2SO4, नाइट्रिक जैसे कॉपर सल्फेट, दूसरा HNO3 सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रस HNO2, मतलब बहुत सारे केमिकल्स हैं। ये मैं अभी अम्ल और क्षार की एग्जांपल दिया। अम्ल में क्या होता है, प्लस H होता है, और क्षार में क्या होता है, OH माइनस होता है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी आप केवल 10th में पढ़े होंगे, 11th में अपने बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, टॉपिक है, उनमें अभी कवर होंगी। तो देखिए क्षार और एसिड, लवण, जो लवण क्या हो गए, जो उदासीन होते हैं, जिनमें एक अम्ल का प्लस और क्षार का OH। रंजक मीन्स क्या हो गया, कलर करने के लिए, क्या कलर करने के लिए। इसको मैं रफ कर देता हूं आपको विजुअलिटी के लिए। रंजक मीन्स क्या हो गए, रंजक मीन्स होता है कलर करने के लिए। जैसे हमारी स्किन क्या होती है, गोरी काली दिखती है, आपको मालूम है किसके कारण दिखती है, ये कलर के कारण दिखती है। कौन से कलर के कारण अपनी स्किन गोरी या काली, किसी का भेद पता चलता है, अपनी बॉडी में कौन सा रंजक पाया जाता है, आप बता सकते हैं। जैसे हरे पत्तों में कौन सा पाया जाता है, मैं आपको बता देता हूं। हरो पत्तों में क्या पाया जाता है, हरित लवक। क्या पाया जाता है, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट लिख सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक की उपस्थिति में। तो इसके कारण जो पत्तियां होती हैं क्या हमको दिखाई देती हैं, हरी कलर की दिखाई देती हैं। क्या देती हैं, हरी कलर की दिखाई देती है। ऐसी हमारी बॉडी में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, पिगमेंट, जिसको बोलते हैं पिगमेंट। जिससे अपनी बॉडी क्या होती है, किसी की बॉडी में जैसे पिगमेंट होते हैं वैसी उसकी स्किन दिखाई देती है। तो ये क्या हो गए, रंजक के उदाहरण। दूसरा पॉलीमर। पॉलीमर मीन्स क्या होता है, बहुलक। हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुलक। तो जैसे मैं आपको बता दूं, जितने भी नायलॉन, नायलॉन 6, नायलॉन 6, टेफ्लॉन, बेकेलाइट, ये क्या है, बहुलक है। बहुलक मीन्स क्या हुआ, एक लक होता है जिसको बहुत सारे आप बहुलीकरण कर दिया जाता है और बहुलक बनते हैं। मतलब जैसे कार्बन के बहुत सारे ऐसे कंपाउंड बनते हैं, उनको पॉलीमर्स कहते हैं। आप ड्रग्स देख सकते हैं, जितनी भी दवाइयां होती हैं। दूसरा साबुन में सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की साबुन होती हैं। क्लोरोफिल, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। देखिए आपने सही कमेंट किया कन्हैया कुमार, आपने वेरी गुड, ठीक है। तो देखिए साबुन हो गया, फिर डिटर्जेंट में क्या होता है, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है। धातु, मिश्र धातु, आपको मैं बता देता हूं, पीतल क्या है, मिश्र धातु है। क्या है, पीतल, पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है, मिश्र धातु। फिर अन्य कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक मीन्स हो गया जिनमें कार्बन की उपस्थिति होगी, क्या होगी, कार्बन की उपस्थिति होगी। और अकार्बनिक मीन्स हो जाएगा जिनमें कार्बन नहीं होते, उनको क्या बोलेंगे, अकार्बनिक। मैं आपको एक चीज बता दूं, प्रकृति में कार्बन भारी मात्रा में पाया जाता है। क्या होता है, प्रकृति में कार्बन भारी मात्रा में पाया जाता है। मैं आपको ये बता दूं, जो मैं शर्ट पहना हूं या जो मेरी बॉडी है, यहां कार्बन की प्रतिशत बहुत ज्यादा होती है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, जो चीज दहन हो जाती है, क्या हो जाती है, दहन हो जाती है, या जिसको आग लगाया जा सकता है, या जल जाती है, उसमें सभी में कार्बन उपस्थित होता है। क्यों होता है, कार्बन ऑक्सीजन से उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ ऊर्जा प्रदान करता है। क्या होता है, ऊर्जा, या -VE लिख सकते हैं, है ना, निगेटिव एनर्जी, है ना। तो यदि ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है तो आप पढ़ चुके होंगे -VE, तो एनर्जी निकलती है, क्या निकलती है, साथ में ऊर्जा निकलती है। तो जो भी कार्बन की वस्तुएं होती हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल में बताता हूं, कोयला, कोयला में भरपूर मात्रा में कार्बन पाया जाता है। इसलिए कोयला का यदि दहन करते हैं
ऑक्सीजन तो देखिए बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कुछ दहन नहीं होता, क्या बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कुछ जल नहीं सकता। यदि आपकी कोई मोमबत्ती जल रही है, एग्जाम्पल के थ्रू आप लीजिए, मोमबत्ती जल रही है, क्या है, मोमबत्ती जल रही है, कॉपर प्लस जिंक, वेरी गुड, पीतल एक मिश्र धातु है जो कॉपर और जिंक को मिश्रण से बनती है, वेरी गुड, आपने सही कमेंट किया। अभी बात कर रहे हैं कोई वस्तु जलती है या कोई कार्बन की चीज जल रही है तो उसमें क्या होगा, मेन चीज क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी। क्या ऑक्सीजन खुद ज्वलनशील गैस नहीं है, लेकिन ये जलने में सहायता करती है, क्या करती है, जलने में सहायता करती है। ऑक्सीजन क्या करती है, सहायता करती है, सहायता करती। देखिए बहुत ही बेसिक चीजें अभी बातें चल रही हैं। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि कार्बन जलता है तो हमेशा ज्ञात रखिए कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जैसे आप देख रहे हैं घर में जलने वाला कोयला होता है, क्या होता है, कोयला। ये आप एलपीजी गैस लेते हैं तो उसमें मीथेन एथेन होते हैं, क्या होते हैं, CH4 C2H6, ये क्या हो गया, मीथेन का फॉर्मूला है, आप 10th में पढ़े भी हैं, मीथेन एथेन, मीथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। तो ये क्या होती है, मीथेन प्रोपेन और ब्यूटेन ही होती हैं। एलपीजी गैस में जो पेट्रोलियम लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है उसमें मीथेन एथेन प्रोपेन ही होते हैं, और जो कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलते हैं और गैस और एनर्जी देते हैं। और कोयला भी घर में जल के भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और दूसरा ऊर्जा देता है, जो ऊर्जा को हम खाना या दाल चावल और जैसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ पकाने में उपयोग करते हैं। देखिए यहां तक अपनी यानी कॉन्सेप्ट या डिफिनेशन के ऊपर नोट्स थी, क्या थी, ये अपनी नोट्स थी। अब इसके मैं कुछ आपको एमसीक्यू डिस्प्ले करता हूं और उसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपको दिख ही रहा होगा, देखिए आप कमेंट करिए मेरे को, यस सर पढ़े हैं, बिल्कुल, वेरी गुड कन्हैया कुमार, वेरी गुड। देखिए रसायन विज्ञान है, अब बताइए रसायन विज्ञान क्या है, आपको दिख ही रहा होगा, डिस्प्ले हो रहा होगा बोर्ड में, तो आप देख सकते हैं रसायन विज्ञान है तो विज्ञान की शाखा जिसमें जीव जंतु की संरचना एवं उसकी विकासक पहलू पर चर्चा करते हैं। तो क्या जीव जंतु और संरचना के बारे में है, क्या जीव जंतु के बारे में बिल्कुल केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते। फिर दूसरा ऑप्शन है विज्ञान की शाखा जिसमें हम संरचना संयोजन और गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए ए और बी में कमेंट करिए। कन्हैया कुमार खा, बिल्कुल, ये देखिए खा नंबर है, ये आपको पाठचर्या ऐप पे मिल जाएगा। आप देखिए यदि आप खा को क्लिक करते हैं तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, ग्रीन हो गया, क्या हो गया, ग्रीन, मतलब आपने सही आंसर सिलेक्ट किया है। तो देखिए विज्ञान की शाखा जिसमें हम संरचना संयोजन और गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, ये हमने अभी देखा था थोड़ी सेकेंडों पहले। फिर दूसरा देखो अभी हम पढ़े थे रॉल्ड हॉफमैन ने कुछ कहा था, उनके अनुसार विज्ञान की परिभाषा है, रसायन विज्ञान की परिभाषा है या विज्ञान की रसायन विज्ञान यहां होना था, ठीक है। तो रसायन विज्ञान की परिभाषा है तो पहला क्या लिखा है, ये अणु एवं उनके आणविक रूपांतरण का अध्ययन है या यह केवल रूपांतरण का अध्ययन है। तीसरा ऑप्शन है एक एवं दो दोनों, चौथा ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए आप, खा, वेरी गुड, गा, कन्हैया कुमार ए बी दोनों। देखिए यह केवल रूपांतरण का अध्ययन है, तो देखिए यह केवल रूपांतरण, इसमें कोई अपने को प्रॉपर पता नहीं चल रहा है। देखिए ये अपने को उलझा रहा है, एमसीक्यू है ये, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो इसमें ये अपने को उलझा रहा है, ये बी नहीं होगा, क्योंकि इसलिए रूपांतरण, किसी भी चीज का रूपांतरण हो रहा है, ये नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उन्होंने क्या कहा, बिल्कुल एग्जिट क्या कहा, उन्होंने एग्जिट ये कहा ना, उन्होंने क्या कहा, डायरेक्ट यही चीज बोली, मतलब डायरेक्ट उन्होंने यही बोला था कि ये अणु एवं उनके आणविक रूपांतरण का अध्ययन है। और आप देखे होंगे क्वेश्चन जब मैं बता रहा था तो उसमें ऐसे कोटेशन लगे थे, क्या लगे थे, डबल कोटेशन लगे थे। उसका मतलब था वैज्ञानिक ने 18वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी में जो भी कहा था
एग्जिट लिख दिया हूं, क्या एग्जिट लिखा गया है। तो ये अणु एवं उनके आणविक रूपांतरण का अध्ययन है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। निखिल भाई सही है कमेंट आपके, ठीक है। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट, जो आपको नहीं समझ में आ रहे हो तो आप बता दीजिएगा। रसायन का हमारे जीवन में उपयोग है, बताइए किस में उपयोग करते हैं। कपड़ा, दवा, हमारे ब्रेन में रसायन होता है। हमारे ब्रेन में क्या होता है, रसायन होता है। तो देखिए हमको तभी पता चलता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। यदि कोई हमने टच करता है या किसी से हम हाथ मिलाते हैं तो हमारी बॉडी में उससे संवेदी तंत्र होता है। क्या होता है, नर्वस सिस्टम बोलते हैं या संवेदी उतक तंत्र, उतक से बनता है। तो वो रसायन केमिकल्स कार्बन के होते हैं, वो केमिकल्स हमारे ब्रेन में म्यूकस में पहुंचाता है कि ब्रेन में हमको कोई टच कर रहा है, क्या हमको कोई छुआ है या कहीं टच हो रहा है या कहीं पैर में कील चुभ रही है या हमको दर्द होता है, ये सब हमारे ब्रेन में पता चलता है। ठीक है, आप लोग को मालूम है प्यूटरी ग्रंथि, आप जानते होंगे प्यूटरी ग्रंथि, वो सबसे बड़ी मतलब हमारी संवेदी उतक तंत्र की ग्रंथि होती है जो हमारी बॉडी में फैली होती है, बैकबोन साइड से रहती है। तो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा वो संवेदना का काम करती है। संवेदना मीन्स हम रो रहे हैं तो हमको पता चलेगा, कोई हमारी कील गड़ रही है या हाथ में कोई गर्म चीज छू दी है, कुछ भी, तो वो हमारी संवेदी उतक से पता चलता है। फिर दूसरा, कपड़ा, दवा, हमारे ब्रेन में वो रसायन होता है। दूसरा ऑप्शन है खाना, प्लास्टिक इत्यादि में रसायन होता है। तीसरा, ग्लूकोज, जीवन सुरक्षा दवा में रसायन है। अब बता दीजिए तीसरा। गा गा कमेंट आ रहा है, गा और घा। तो देखिए इसमें क्या आएगा, घा आएगा। क्या आएगा, घा। इत्यादि मतलब इनमें से सभी हो जाए, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। किसी देखिए पहला नंबर में भी केमिकल्स है, पूरे कपड़े में हमारे कार्बन के कंपाउंड होते हैं बहुत सारे। आप लोग को मालूम हुआ रेक्जिन की टी शर्ट दिखाइए, कई लोग बोलते हैं कॉटन की टी शर्ट दिखाइए। कॉटन क्या है, कॉटन कॉपर, वो कार्बन का ही है, क्या है, कॉपर का ही एक बना हुआ पदार्थ है। दूसरा खाना, खाने में भी आप जानते हैं खाने में भी केमिकल्स होते हैं। दूसरा ग्लूकोज, तो डायरेक्ट ही आप जानते हो ग्लूकोज क्या है, C6H12O6 केमिकल ही है जिसको बनाया जाता है। देखो ये ग्लूकोज है जो प्रकृति में भी पाया जाता है और दूसरा इसको बनाया जाता है। तो अब जो ग्लूकोज, विटामिन डी, ऐसे आप देखते हैं ग्लूकोन डी लिखा रहता है, तो ग्लूकोज क्या होता है, कृत्रिम रूप से होता है। क्या होता है, कृत्रिम। और प्राकृतिक रूप से ग्लूकोज किस में पाया जाता है, तो आप मालूम होगा रोटी में ग्लूकोज होता है, गेहूं की जो रोटी बनती है उसमें ग्लूकोज होता है। खाने में बहुत सारे आम के फल में बहुत सारे ग्लूकोज होते हैं। आपको मालूम हुआ गन्ना जो होता है, गन्ने आप खाते होंगे या गन्ने का रस पीते होंगे तो उसमें ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज क्या होता है, हमारे को इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता है। क्या करता है, तुरंत एनर्जी देता है। क्या, तुरंत एनर्जी। तो ये ग्लूकोज क्या है, केमिकल है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इनमें से सभी आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है, हाँ तो ये आपके हो गए। फिर इसके बाद अपन देखते हैं, देखिए अभी तक किसी को कुछ डाउट जा रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। C6H12O6, वेरी गुड कन्हैया कुमार। देखिए कन्हैया कुमार, आप भौतिक गुणधर्म का मापन देखते हैं। देखिए ये बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं अपन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर या पदार्थों का वर्गीकरण। तो देखिए बहुत पहले जब पदार्थ को तत्व, ठोस, गैस, ऐसे तत्व, यौगिक, मिश्रण ऐसे नहीं बांटा गया था, तो उस समय कैसे क्लासिफिकेशन होते रहे, तो उस समय दो भागों में बांटा गया था, प्योर शुद्ध फॉर्म और एक अशुद्ध फॉर्म। अशुद्ध फॉर्म को हम इम्प्योर कहते हैं या मिश्रण भी कह सकते हैं। फिर दूसरा क्या हो गया, एलिमेंट। एलिमेंट क्या हो गया, तत्व, और दूसरा क्या हो गया, कंपाउंड। तो तत्व क्या हो गया, तत्व डायरेक्ट जिनमें एक ही प्रकार के अणु हों, जैसे H2 गैस, O2 गैस। कंपाउंड क्या हो गया, जिनमें निश्चित मात्रा में मिश्रण हो, तो जैसे H2O, CO2,
C6H12O6 जैसे कन्हैया कुमार ने अभी कमेंट किया था, O6 ये क्या है, ग्लूकोज, ये भी किस में आएगा, यौगिक में आएगा। जितने भी रसायन है जिनमें कार्बन जो भी है, कंपाउंड की मात्रा क्या होती है, निश्चित होती है। क्या होती है, मात्रा बिल्कुल निश्चित हो, तो वो क्या कहलाएंगे, यौगिक कहलाएंगे। फिर दूसरा इम्प्योर या मिश्रण, इम्प्योर मतलब अशुद्ध, कोई भी चीज हो सकती है, दो फॉर्म हो सकता है, शुद्ध और अशुद्ध। तो अशुद्ध में क्या हो सकता है, पहला होमोजीनियस, दूसरा हेट्रोजीनियस, इसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण, और दूसरा विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण कैसे मिश्रण होते हैं, जिनमें घटक आपस में पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाते हैं, जैसे सुगर और वाटर, जल और शक्कर को पूर्ण रूप से विलय हो जाते हैं एक दूसरे पे। और हेट्रोजीनियस मतलब जहां शुगर और साल्ट जैसे आपस में मिलते नहीं है। तो ठीक है, आप यहां तक देख लिए थे, ये हम पढ़ चुके थे। इसके एमसीक्यू देखते हैं पदार्थों का वर्गीकरण में। देखिए अशुद्ध पदार्थ को बांटा गया है, कमेंट करिएगा, बताइए अशुद्ध पदार्थ को बांटा गया है। अशुद्ध पदार्थ को बांटा गया, आप कमेंट करिए। अशुद्ध पदार्थ को बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, ये तो जानते हैं आप। सर हिंदी में करें निखिल भाई, ठीक है, वो हाँ हिंदी में ही था वो नोट्स, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए अशुद्ध पदार्थ को बांटा गया, अब बताइए अशुद्ध पदार्थ को कितने, खा खा, बिल्कुल। देखिए कन्हैया कुमार का आया खा। समांगी एवं विषमांगी मिश्रण हो गया, क्या हो गया, समांगी एवं विषमांगी मिश्रण में बांटा गया है, किसमें, वेरी गुड कन्हैया। फिर दूसरा देखेंगे समांगी और विषमांगी। शुद्ध पदार्थ को बांटा गया, अब बताइए शुद्ध पदार्थ को, आपको दिख रहा होगा, डिस्प्ले हो रहा होगा, आप पढ़ सकते हैं। शुद्ध पदार्थ को बांटा गया है, कोई बता सकता है शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए 17वीं 18वीं शताब्दी में केमिस्ट्री को जो बांटा जा रहा था उस समय, तो उस समय ठोस मतलब जैसे तत्व यौगिक मिश्रण होते हैं। अभी जो आधुनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं कि आधुनिक केमिस्ट्री में यही पढ़ते हैं कि तत्व को 3 भागों में बांटा गया है, तत्व यौगिक मिश्रण। लेकिन 17वीं शताब्दी में क्या था, उस समय 2 प्रकार से बांटा गया था। बहुत मतलब अवधारणाएं बदलती जा रही हैं, मतलब जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर किया जा रहा है। तो उस समय 18वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में ऐसा बांटा गया था कि पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, पहला शुद्ध और दूसरा अशुद्ध। शुद्ध को 2 भागों में बांटा, अशुद्ध को भी 2 भागों में बांटा। शुद्ध को 2 भाग कौन कौन से थे, का, क्या आया, का, तत्व एवं यौगिक, क्या आया, तत्व एवं यौगिक, वेरी गुड कन्हैया, तत्व और एवं यौगिक में बांटा था, ठीक है कन्हैया कुमार का, तो वेरी गुड। तो देखिए आप तत्व और यौगिक आप क्लिक किए, इसके बाद देखते हैं पदार्थ होता है। अब बताइए पदार्थ क्या होता है, पदार्थ क्या होते हैं बताइए, वेरी गुड निखिल भाई। पदार्थ क्या होते हैं, तो देखिए पदार्थ जिसका अपना द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरती हो और जो विरोध उत्पन्न करती हो। तो देखिए तीनों चीज पदार्थ में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तीनों चीज पदार्थ में होना चाहिए। आप कमेंट कर सकते हैं, इसमें बहुत सोचने समझने वाली बात है। घा घा, वेरी गुड, निखिल भाई का घाया और कन्हैया कुमार का भी घाया। तो देखिए पदार्थ वही होता है जिनमें खुद का द्रव्यमान हो, कुछ आयतन घेरता हो। अब वो आयतन घेरेगा, तो यदि कोई एक पत्थर है या बहुत बड़ी चट्टान, तो वो एक आयतन घेरेगी। अब यदि सामने से नदी आ रही है, तो नदी पत्थर से टकराएगी ही ना, तो वो क्या कर रहा है, जल का विरोध भी करेगा। तो आप जान सकते हैं ये तीनों होगा, इनमें से सभी। ये देखिए, अब चलिए
पदार्थ को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। आप बताइए कौन है दो भाग? पदार्थ को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, कौन से हैं? आप कमेंट कर सकते हैं। पदार्थ को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, आप बता सकते हैं। वो दो भाग कौन कौन से हैं आप बता सकते हैं बिल्कुल। गा आया, क्या आया? गा। बिल्कुल आपने सही कहा, पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है? शुद्ध, और दूसरा भाग क्या है? अशुद्ध। बिल्कुल। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। हाँ, तो आपकी ये सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब देखिए पाठचर्या आपसे ही देखते हैं, पदार्थों का वर्गीकरण अपना कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखते हैं भौतिक गुणधर्म का मापन। क्या हो गया? भौतिक गुणधर्म का मापन। देखिए हमारी जो नोट्स होती है तो आपको ऊपर इंग्लिश टॉप में लेफ्ट साइड में लिखा है, उसको इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए अभी ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो गया हिंदी में कन्वर्ट। तो यदि आप नोट्स देख रहे हैं पाठचर्या ऐप से, तो वहां इंग्लिश को आप क्लिक करेंगे तो हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए भौतिक गुणधर्म वे गुणधर्म होते हैं जिन्हें पदार्थ की पहचान, संगठन को परिवर्तित किए बिना मापा या देखा जा सकता है। भौतिक गुणधर्म होते हैं। कि आप मेरे को बताओ, कोई एक अभिक्रिया हो रही है तो वो भौतिक गुणधर्म के लिया जा सकता है क्या? जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का मिलना, CO2 बनना, क्या ये एक भौतिक गुणधर्म है? क्या यह भौतिक गुणधर्म है? कार्बन और ऑक्सीजन का मिलना, क्या ये भौतिक गुणधर्म है? बताइए यस या नो। नहीं, ये क्या है? रासायनिक गुणधर्म। क्या है? रासायनिक गुणधर्म। किस लिए? कार्बन और ऑक्सीजन, इनके अणुओं के बीच रूपांतरण हो रहा है, और जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी है क्या है? जैसे कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी थी और ऑक्सीजन की। कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी मैं आपको बताता हूं। कार्बन ज्वलनशील है। क्या है? ज्वलनशील है, इसको जलाया जा सकता है। ऑक्सीजन क्या है? सहायता करती है। ऑक्सीजन क्या करती है? जलने में सहायता करती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, ना खुद ये ज्वलनशील है, ना जलने में सहायता करती है, अपितु ये किसी भी जलती हुई आग को बुझा देती है। जैसे आपको ये ग्लास है, मोमबत्ती जल रही है, उसको आप ग्लास से कवर कर देंगे तो वो जो मोमबत्ती जल रही थी आपकी कुछ समय उपरांत बुझ जाएगी। क्या हो जाएगी? इसलिए उसको ऑक्सीजन वहां मिल ही नहीं पाएगा। जितनी भी ऑक्सीजन होगी कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुकी होगी। क्या हो चुकी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो चुकी होगी। ठीक है, केमिकल है। वेरी गुड कन्हैया कुमार। ठीक है, तो अपन देख सकते हैं। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। क्या हो गई? केमिकल प्रॉपर्टी। तो अपन फिजिकल प्रॉपर्टी देख रहे थे, भौतिक गुणधर्म। क्या देख रहे थे? भौतिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्म में हमने देखा भौतिक गुणधर्म जैसे द्रव्यमान। क्या हो गया? उस वस्तु का कुछ द्रव्यमान होगा। क्या होगा? उस वस्तु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। अब मैं आपको बताता हूं, फिजिकल प्रॉपर्टी ज्ञात करने के लिए पहचान संगठन को परिवर्तित किए बिना, मतलब उसके मास को कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। जैसे आपको एक बॉल दे दिया, अब उस बॉल को आप खेल कूद रहे हैं तो उसका क्या क्या बता सकते हैं? बॉल के बारे में क्या क्या बता सकते हैं? कुछ उसका द्रव्यमान बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? उसका द्रव्यमान बता सकते हैं। उसकी आप त्रिज्या बता सकते हैं। द्रव्यमान बता सकते हैं, त्रिज्या बता सकते हैं, भार बता सकते हैं। उसकी वो यदि फेंक रहे हैं तो वो वेग भी बता सकते हैं। वेग, चाल, ये सब क्या भौतिक राशि में आएंगी। क्या आएंगी? वेग, चाल, ये सब चीज क्या आ जाएंगी? भौतिक राशि में। तो क्या है, उसको हम परिवर्तन कुछ नहीं कर रहे हैं, उनमें परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट मेजर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट मेजर कर रहे हैं। अब यदि केमिकल देखना है तो उसको केमिकल के लिए बॉल को क्या करो? आग में जला दो। क्या करो? बॉल को आग में जला दो, पानी में डुबो दो, कोई से HCl अम्ल में डुबो दो। अब उसमें केमिकल चेंजिंग देखो तो वो क्या हो जाएगा? रासायनिक गुणधर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रासायनिक गुणधर्म।
दूसरा देख सकते हैं द्रव्यमान, बॉल का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, घनत्व है, कुछ ना कुछ आयतन है, बिल्कुल है आयतन। किसी भी तीन विमा की चीजों को क्या उसका होता है, आयतन होता है। क्या होता है, थ्री डायमेंशनल चीजों में क्या होता है, आयतन होता है। क्या होता है, और दो डायमेंशनल चीजों का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, ये एक ब्लैक बोर्ड है, तो क्या ब्लैक बोर्ड का कुछ आयतन है क्या? बच्चों आप सोच रहे होंगे कि ब्लैक बोर्ड का कुछ आयतन है, लेकिन इसकी यदि मैं चौड़ाई नगण्य मानता हूं, लंबाई चौड़ाई, और यदि आप ऐसा बोल रहे हैं कि इसका मोटाई यदि हम नगण्य मानते तो इसका कोई आयतन जीरो होगा। क्या होगा, इसका आयतन शून्य होगा। जैसे मैं आपको एक पेपर देता हूं, क्या बोल रहा हूं, पेपर दे रहा हूं, या आप देख रहे हैं ये एक पेपर है। क्या है, ये एक पेपर है। क्या इसका कुछ आयतन है? देखिए, यदि इसकी मोटाई को अपन नगण्य मानते, क्या मानते हैं, नगण्य, मतलब ना के बराबर या जीरो मानते हैं। इसलिए देखिए इसकी जो थिकनेस है mm से भी कम है। क्या, 0.mm से भी कम है, बहुत कम है, 1 mm से भी कम है, तो अपन इसको नगण्य मान सकते हैं। तो इसका आयतन क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, आयतन शून्य होगा। आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए दो विमा में क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, तीन विमा में क्या होता है, आयतन। तीन विमा में आयतन होता है, दो विमा में क्या होता है, क्षेत्रफल। बहुत ही बेसिक क्षेत्र है क्षेत्र। इसीलिए आपको मालूम होगा, जैसे हम कभी किसी कमरे का क्षेत्रफल बताते हैं या फर्श का क्षेत्रफल, टाइल्स का क्षेत्रफल, तो 26 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग में बताते हैं, और आयतन बताते हैं तो यदि किसी गैलन या 1 लीटर है ना, तो आयतन किस में होता है, क्यूब में होता है। जैसे 100 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब इसमें विमा कितनी है, 3 है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ और हाइट। और क्षेत्रफल में दो ही विमा होती है, कौन सी, लेंथ और ब्रेथ। ये आपको समझ में आ गया होगा? यस और नो में कमेंट कर सकते हैं। mm का मतलब क्या होता है, देखिए mm का मतलब होता है मिलीमीटर होता है। क्या होता है, आपको मालूम होगा 10 mm बराबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, 1 सेंटीमीटर। आपको स्केल मालूम है, स्केल आप जानते हैं, जैसे आप देख रहे हैं स्केल है, क्या है, ये एक स्केल है, तो जीरो के बाद एक लाइन है। क्या है, एक लाइन है, आप देख रहे होंगे जीरो की जस्ट बगल से एक लाइन है, तो वो क्या है, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, फिर वो क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो mm मीन्स होता है मिलीमीटर होता है। क्या होता है, mm मीन्स मिलीमीटर होता है। इससे अपन भौतिक जैसे राशियां होती हैं तो उसके mm में ज्ञात किया जा सकता है। हाँ, कब से चलता है, देखिए कब से चलता है, क्लास का टाइमिंग आपको मैं बता देता हूं, 10 to 11 चलता है अपनी टाइमिंग। क्या, 10 to 11, 10 से 11 रहती है, और जिसमें डाउट्स और जितने सब है सब आपकी क्लियर होंगे। और अभी बेसिक से स्टार्ट हो रहा है, एक या दो क्लास अभी हो चुकी है। यस सर, समझ आ रहा है, ठीक है। अब देखिए भौतिक राशि, फिर उसके बाद देखते हैं घनत्व। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, मतलब उसका कितना द्रव्यमान है और वो कितना आयतन घेरता है, तो उसका घनत्व मिल जाएगा। ये क्या है, भौतिक गुणधर्म। हम घनत्व ज्ञात करने के लिए नहीं उस बॉल को लेंगे या उस पत्थर के टुकड़े को तोड़ेंगे, फिर बोलेंगे कि यार 1 सेंटीमीटर में इतना मात्रा है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना होगा। जैसे आपको मालूम होगा जल का घनत्व क्या होता है, 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये जल का घनत्व है, तो देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो आयतन है उसमें 1 ग्राम पाया जाता है। कितना, 1 सेंटीमीटर क्यूब का जल का जो आयतन है, देखिए आयतन के लिए बचपन में अपन ये वाला बॉक्स का यूज किया करते थे। अब देखिए यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब यदि उसका आयतन है तो उसकी तीनों विमा कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर की होगी। क्या, 1 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, तो तभी उसका आयतन कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। अब वो जल के 1 सेंटीमीटर में 1 ग्राम पाया जाता है कि नहीं, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, आपको मालूम होना चाहिए। ये विमाओं में परिवर्तन होता है। तो देखिए 1000, यदि
1 सेंटीमीटर में कितना पाया जाता है? 1 ग्राम। तो 1000 सेंटीमीटर में कितना पाया जाएगा? 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम को तो जैसे आप जान सकते हैं 1 लीटर बराबर 1 किलोग्राम अपन जल का माना करते हैं, कभी भी नहीं, कभी विलियन विलियन पढ़ेंगे तो 1 लीटर इंटू 1 किलोग्राम मानते हैं अपन। 1 लीटर इक्वल टू 1 किलोग्राम मानते हैं। किसी का इसका घनत्व क्या होता है? 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्या होता है? आपको ये समझ में आया? जल का घनत्व है क्या? ये घनत्व, जल का घनत्व या इंग्लिश में इसको डेंसिटी बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों? 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, बिल्कुल, वेरी गुड। तो देखिए जल का घनत्व क्या होता है? 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ये दूसरे द्रव के लिए नहीं है। जैसे मैं बोल दूं आपको, आप मेरे को शरबत का बताओ घनत्व, तो आप मेरे को बोल दो कि 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है सर, तो ये सरासर गलत है। उसका घनत्व क्या रहेगा? बदल जाएगा, इसलिए उसमें सांद्रता बदल रही है, कुछ शक्कर की मात्रा मिल रही है। दूसरा मैं आपको पेट्रोल का पूछ लूं, मार्केट में जैसे पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है तो उसका घनत्व, तो घनत्व नापने के लिए घनत्व का एक मीटर होता है। जिससे दूध का पूछ लूं, दूध का घनत्व, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा? उसका द्रव्यमान निकालना होगा और उसका आयतन निकालना होगा, और आपस में भाग देने से आपको प्राप्त होगा घनत्व। ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट्स की बात नहीं है। पेट्रोल, दूध, अब देखो घर में आप लोग एक बेसिक चीज होता है मिट्टी तेल, मिट्टी का तेल, कैरोसिन, मिट्टी तेल। तो मिट्टी तेल का भी घनत्व तो 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब नहीं होता। ये मालूम है सार्वत्रिक विलायक है, इसलिए इसका 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर क्यूब लिया जाता है। ठीक है, तो यहां तक अपने भौतिक गुणधर्म अभी क्लियर हुए हैं। कुछ पदार्थ के भौतिक गुणधर्म, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आयतन, ताप, दाब। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ भौतिक गुणधर्म में, जैसे मैं आपको ये बोल रहा हूँ, कोई एक वस्तु है, क्या है? कोई वस्तु है, यदि उसको आप गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं, एक बर्नर से आप गर्म कर रहे हैं, गैस की मात्रा निकल रही है। तो देखिए गर्म करने में वो जो है उसका कुछ ताप में परिवर्तन होगा। क्या होगा? उसका पहले ताप यदि 0 डिग्री, वो सामान्य ताप किसी वस्तुओं का 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, रूम ताप पे होता है। क्या होता है? 27 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसलिए देखिए 27 डिग्री 28 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा। क्या होगा? बेसिक, है ना? तो देखिए 27 डिग्री किसी वस्तु का तापमान है। क्या है? 27 डिग्री सेल्सियस है तापमान। तो आप देख सकते हैं यदि उसको गर्म करने में तापमान में परिवर्तन होगा तो वो भी तापमान में परिवर्तन क्या होगा? भौतिक गुणधर्म में आएगा। इसलिए ताप क्या है? भौतिक गुणधर्म। हम ताप में कोई उसकी अवस्था में या कोई फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी चेंज नहीं करते, तोड़ते मरोड़ते, ऐसा कुछ नहीं है, है ना? तो देख सकते हैं ताप, दाब, ऐसे 7 बेसिक आपको वो भी बताए गए थे। तो चलिए इसको कुछ और देख लेते हैं। तो देखिए एसआई पद्धति में देखते हैं अपन 7 भौतिक राशियां और उनके मात्रक। तो देखिए 7 भौतिक राशियां एवं उनके मात्रक देख सकते हैं, और इसको आप नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे और इसके एमसीक्यू और इसकी वीडियोस प्ले करेंगे। आज की वीडियो यहीं से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।